नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचटीडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचटीडी में मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम डेली 4 क्वेश्चंस कवर करते हैं। 2 क्वेश्चन जो है हम एक अलग सब्जेक्ट के, 2 क्वेश्चन जो है 6 बजे आपको अलग सब्जेक्ट के मिलते हैं। यानी कि यहाँ सब्जेक्ट को जो है वो क्वेश्चन आंसर के हिसाब से हम कवर कर रहे हैं। आपके सभी सब्जेक्टों को यहाँ पर जो मेंस के अंदर पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी सब्जेक्ट को हम क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर करेंगे। अब आप ये सोच ही सकते हैं, यदि आपके सभी सब्जेक्ट, यदि हम आईएएस की बात करें तो चारों जीएस पेपर के सभी सब्जेक्ट यदि आपके क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर हो जाएं, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या होगा। आपके लिए जो राह है वो क्या आसान है, इतनी आसान हो जाएगी। ठीक है, कितनी आसान हो जाएगी उन क्वेश्चन को समझना कि जो पूछा गया है उसमें आपको क्या लिखना है, कौन से पॉइंट देने हैं, कैसे उसकी शुरुआत करनी है और निष्कर्ष कैसा लिखना है। देखिए, आप ये जानते हैं कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही राह जो है आसान हो जाएगी, उतनी ही चीजें आपके लिए लिखनी आसान हो जाएंगी। वो प्रैक्टिस का माध्यम क्या हो सकता है? प्रैक्टिस का माध्यम है एच स्टडी। वो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हम एक ही सब्जेक्ट से कवर करेंगे। और रही बात उस सब्जेक्ट के किसी टॉपिक की, तो ये समझिए कि मान लीजिए कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से एक टॉपिक है, जिसको हम 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन उस पर लिख के उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। उसके सारे आयाम जो जिससे भी क्वेश्चन वहां पर क्रिएट हो सकता है उसको कवर कर सकते हैं। यदि हम 4-5 क्वेश्चन वो सभी हम कवर कर ले, उसके सारे पॉइंट जहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, या फिर जो है रिलेट होके, जब करंट से रिलेट होके कोरिलेशन क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, तो वो हम तैयार कर ले। तो क्वेश्चन दोनों टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके लिए आएगा कि हाँ, सीधा जब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेडिशनल के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आता है जब करंट से रिलेट हो जाती हैं चीजें, और वो कोट एडिशन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जाते हैं। तो हमारी दोनों की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी दोनों प्रकार से, सभी प्रकार से जो है वो चीजें आपकी पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्टों को, प्रत्येक टॉपिक को जो है उन सारे आयाम जो क्वेश्चन वो क्रिएट किए जाएंगे और आप लोगों को बताए जाएंगे, आपके सामने जो है वो लेके आए जाएंगे, या सीधा डायरेक्ट ट्रेडिशनल से हो या फिर करंट से रिलेट हो गए। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटी जो है वो कवर कराए जा रहे हैं। जो 9 बजे आपको वीडियो प्राप्त होती है, 6 बजे जो आपको क्लास प्राप्त होती है, उसके अंदर हम अन्य सब्जेक्ट जो है वो कवर करा रहे हैं। ठीक है, और यदि आप ये चाहते हैं कि हम पीवाईक्यू यानी कि मेंस पीवाईक्यू भी हम कवर कराएं, ठीक है, उनको भी ईयर वाइज जो है वो कवर करा दे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि हाँ, मुझे पीवाईक्यू चाहिए या हमको पीवाईक्यू चाहिए। यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसको आप जानना, उसको आप चाहते हैं कि हाँ वो किया जाए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका जो कमेंट आता है तो हमें अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आप क्या मेंस पीवाईक्यू चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि यह क्या है? यह एक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ शुरू होने वाला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस विद्रोह के कारण, प्रकृति और परिणामों के संदर्भ में जो है इस कथन की समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। सिंपल साधारण क्वेश्चन है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि ये क्या था? ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक स्वतंत्रता संग्राम था, पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात कथन जो है वो बोला गया है, और इसको हमें किस परिप्रेक्ष्य में लिखने के लिए बोला गया है? इसके कारण, प्रकृति और परिणाम के संदर्भ में जो है इस कथन का हमें समालोचनात्मक परीक्षण हमें करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम शुरुआत करेंगे, उनमें कौन कौन से पॉइंट होंगे जिनके साथ हम ये बात करते चलेंगे कि ये एक केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि ये कुछ अन्य भी था। ठीक है, उसे कुछ पक्ष और विपक्ष, कुछ इस तरह के पॉइंट जो है वो देते हम चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक काल के दौरान जो है भारतीय कृषि पर ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव की हमें चर्चा करनी है। ये भी बिल्कुल से अच्छा आंसर क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, उनकी शुरुआत, कौन कौन से पॉइंट उसमें देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया कि 1857 का विद्रोह जो है केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं था। ठीक है, बल्कि वो क्या था? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जो है शुरू होने वाला स्वतंत्रता संग्राम था। ये एक कथन है। देखिए, एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, अब हो सकता है क्या है, या आपको पता ही है, जो मेंस में बच्चा बैठा है, जो उम्मीदवार जो है मेंस लिख रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है उस तरीके की, उसके दिमाग में ये है और उसने उसको पढ़ा हुआ है। 1857 का विद्रोह हो, पूरी हिस्ट्री हो या अन्य सब्जेक्ट हो, आपने उसकी तैयारी की है, आपने मेहनत की है। ठीक है, मगर क्या होता है, काफी बार हमारी तैयारी, हमारी जो नॉलेज है वो प्रभावित करती है हमारे चीजों को, और वो नहीं करना चाहिए। वो ही तो एक प्रैक्टिस है।
अब आप सोचेंगे कि सर जब मेरे पास नॉलेज है तो आंसर तो लिख सकता हूँ, अन्य उसकी चीजें हैं, अन्य वो चीजें हैं कि क्यों हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मगर उसका एक कारण ये भी है, वो क्या है कि काफी बार जो हमारी नॉलेज होती है किसी टॉपिक से संबंधित, वो हमें प्रभावित करती है किसी अन्य ओर। 457 विद्रोह के बारे में आपने पढ़ा है, वो क्या है, कैसे है, किसने उसमें चीज में लिया, किसने प्रतिनिधित्व किया, सब आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। मगर यहीं पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स कभी-कभार क्रिएट हो जाती है, वो क्या है? क्वेश्चन आपसे पर्टिकुलर किसी परिप्रेक्ष्य के बारे में कुछ डिमांड कर रहा है कि मुझे इस परिप्रेक्ष्य में चीजें बताइए। ये था, उसने कथन के रूप में चीजें स्पष्ट कर दी, भाई मैं इस परिप्रेक्ष्य में चीजें चाहता हूँ। अब आपकी नॉलेज उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। काफी बार इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी नॉलेज जो है वो चीज मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं ये था। जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मुझे ये बताइए, ये, और आप क्या कह रहे हैं कि नहीं ये है। तो वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, थोड़ी-सी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप किसी अन्य वे में चले जाएँगे, एग्ज़ामिनर आपसे कुछ अन्य चीज़ चाहता है और फिर आपको अंडा मिलेगा, ज़ीरो डंडा। और यदि वो नहीं चाहिए तो हमें क्या करना है? एग्ज़ामिनर जो आपसे बोलता है, ये क्वेश्चन है, ये लिखिए, बस मान लीजिए कि वही सर्वोपरि है, हमारे लिए गॉड है, हमारे लिए भगवान है, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है? और वो जो पूछ रहा है बस वो बताना। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया है कि भाई ये कथन है और किस परिप्रेक्ष्य में कारण, प्रकृति और परिणामों के संदर्भ में इस कथन जो कथन बोला गया है, उसकी समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो आइए कर देते हैं। भाई हमसे बोला गया है, हमारे लिए तो यही है, जो है, ठीक है, क्योंकि हमें लेना है सिलेक्शन। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको मैथ्स लिखना पड़ेगा। जहाँ पर आंसर राइटिंग करनी है, बस वहाँ पे दिमाग में लेके चलिए जो पूछा गया है, वो ही सर्वोपरि है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 457 एक भारतीय विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था। यह जो विद्रोह है, ये भारतीय सैनिकों और सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवारत थे। ठीक है, कुछ इस केवल सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ कहते हैं कि इससे केवल जो है सैनिक विद्रोह था, जबकि जो अन्य है, बहुत बड़ी जो जनसंख्या है, वो कहते हैं कि ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, वो उसको उस रूप में देखते हैं। अब उसके कारण क्या क्या होने के कारण है, उसकी प्रकृति कैसी थी, उसके परिणाम कैसे थे, उसमें हम क्या सिद्ध करेंगे कि वो क्या था। ठीक है, बस उसी परिप्रेक्ष्य में चलते चलते हैं, फालतू कुछ नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो बताते चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। भाई कारण जान लेते हैं, कारण क्या क्या है। अब जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारी क्लास पहली बार दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, चीजों को जितना आसान तरीके से आप प्रस्तुत कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छा बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, उनमें से एक होता है प्रस्तुतिक्रम, कि आप अपने विचार को, जो आपसे पूछा गया है, उस बारे में जो आपकी नॉलेज है, उसको आप प्रस्तुत कैसे करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। अब आपका प्रस्तुतिकरण जो है अच्छा तो होना ही चाहिए और इतना नॉर्मल भी होना चाहिए कि एग्जामिनर को नॉर्मल रूप से समझ में आ जाए, यानी कि अपनी बातों को इतना साधारण तरीके से लिखे कि हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बहुत आराम से चीजें समझ में आ जाए कि हाँ यार, ये तो ये पूछा गया था, बिल्कुल आराम से चीजें, मुझे पता लग रहा है कि इसकी कॉपी में ये जो बंदा है, ये जो उम्मीदवार है, इसने कितने आसान रूप से अपनी चीजों को समझाया हुआ है। अपना पॉइंट भी जो है, अपना जो विचार है इस चीज के प्रति, वो कितने आसान भाषा में लिख रहा है, वो ध्यान में रखना है। आपका आंसर बहुत अच्छा और आपके रखने का जो तरीका है, वो इतना आसान होना चाहिए कि एग्जामिनर को बहुत ही नॉर्मल रूप से समझ में आ जाए कि वो आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही साधारण रूप से जो है, इतने आसान चीजों से लिखना है कि आपकी कॉपी देखते लगे कि यार, ये बंदा है जिसने मेरा टाइम बचाया है। क्योंकि ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोला हूँ कि टाइम बचाना, भाई उसकी जिम्मेदारी है अपनी कॉपी चेक करना। अब सोचिएगा कि आपके सामने 500 कॉपियां हैं, उसमें से कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है, कुछ की राइटिंग इतनी अच्छी है कि डॉक्टर ही या फिर जो मेडिसिन जहाँ पे देते हैं वही पढ़ सकता है। अब उसको तो आप अपनी बात मत सोचिएगा कि बहुत सारे बच्चे अन्य अन्य तरीके से लिखते हैं। उसके सामने सारी कॉपियां हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, नॉर्मल भी हैं, एवरेज भी हैं, हर तरह की कॉपी उसके सामने है। ठीक है, कुछ कॉपियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छी राइटिंग में है, कुछ कॉपियां ऐसी हैं कि उसको पढ़ने के लिए कॉपी और चाय की जरूरत पड़ती है। किसने क्या लिख दिया है भाई, पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है, मगर उसने ऐसा क्या लिख दिया है कि उसको पढ़ते हुए दिमाग की दही हो रही है। वो सोचेगा उसके लिए उसकी एक कॉफी का कप लगेगा या चाय का कप लगेगा, और उसका खर्चा वो कहाँ से निकालेगा? वो उससे ही निकालेगा जिसके लिए वो कॉफी उसने मंगवाई है, जिसने वो चाय मंगवाई। अब वो कार्य करने के लिए उसका खर्चा तो वो कहीं न कहीं से उठाएगा, तो वो उन्हीं लोगों से उठाएगा जिसने ऐसे कार्य किए हैं। तो
सोचिएगा कि यदि आपकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं भी है, देखिए हर इंसान की उतनी अच्छी राइटिंग नहीं होती है। अच्छी है तो बहुत अच्छा बात है, आप भी अच्छे से प्रस्तुत कीजिए। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो कम से कम अपना प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा रखिए, इतना साधारण रखिए कि आपकी चीज़ें उतनी गंदी ना दिखें। आप जो है अपना प्रस्तुत इतना अच्छा कीजिए कि चीज़ें बहुत ही नॉर्मल दिखें। अब हम बोलते नहीं हैं, चीज़ें बताते हैं। अब वो करके दिखाते हैं। देखिए, हम मान लीजिए कारण बताएँगे, भई कारण क्या-क्या है? उसको प्रस्तुत करेंगे। भई आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक और राजनीतिक। हमें 4 चीज़ों में विभाजित करनी है चीज़ें, कि भई हम 4 तरीकों से चीज़ों को बताएँगे कि कारण आर्थिक थे, सामाजिक थे, धार्मिक थे और राजनीतिक थे। उसके बारे में बताएँगे। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसमें जो है भारतीय कारीगरों, व्यापारियों के व्यवसाय से बाहर कर दिया गया था। ठीक है? कंपनी की जो है भू राजस्व नीति के कारण जो है भारत के कई हिस्सों पे व्यापक गरीबी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी। फर्स्ट कारण क्या है? आर्थिक कारण। दूसरा सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने जो है कुछ ऐसी नीतियों की शुरुआत की थी जो पारंपरिक सत्ता संरचना और भारतीय कुलीनों व उच्च जातियों के हिंदुओं के विशेष अधिकारों के लिए जो है खतरा थी। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत व ईसाई मसीह जो यहाँ पर ईसाई आए थे, ठीक है, यूरोपियन आगमन के टाइम पे जो है यहाँ पर आ गए थे और वो क्या कर रहे थे? यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे थे, लोगों को ईसाई बना रहे थे। उससे भी उनको प्रॉब्लम थी। आगमन ने भी जो है भारतीय अभिजात वर्ग के बीच में सांस्कृतिक खतरे की भावना पैदा की। ये क्या हो गया? एक सामाजिक कारण हो गया, एक आर्थिक कारण हो गया। दोनों हमने देख लिया कि दोनों कारणों को हमें कैसे लिखना है और कितना आसान भाषा में चीज़ों को डिवाइड करके कारण बता दिए। अब ये चीज़ें कितनी आसान होंगी भाई, उसने एक आर्थिक कारण के रूप में चीज़ें बताई, एक सामाजिक कारण के बारे में बताई। आगे हम धार्मिक बात से देते हैं। धार्मिक कारकों ने भी इस विद्रोह में भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों द्वारा जो है शुरू किए गए धार्मिक सुधार और प्रथाओं की शुरुआत से कई भारतीय विशेषकर सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों को स्पर्शहीन लगा है। अब कुछ के दिमाग में आ सकता है, कुछ ज़्यादा प्रभावित होते हैं। देखिए हर तरह का उम्मीदवार होता है, कुछ उससे इमोशनली ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ जो है इतने इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, वो अपने एग्ज़ाम के प्रति चलते हैं कि भाई ये है तो यही है। नहीं, उन्होंने कुछ अच्छे किए थे, ये चीज़ें बुराइयाँ थी, वही होंगी। कौन मना कर रहा है कि वो बुराइयाँ नहीं थी? जो उन्होंने सुधार किए, वो हो सकता है ज़रूरी भी हो या थे। मगर आपके एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? ये भी तो प्रमाण है इस चीज़ का कि उन सुधारों की वजह से उस टाइम पीरियड पे चीज़ें इफ़ेक्ट हुई थी। अब आपके इमोशन किसी के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलत है, मगर कोई आके आप उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो आपको तो बुरा लगेगा। तो वैसे ही उनको लगा। मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि कुछ उम्मीदवार इस तरह के होते हैं जिनके साथ ये चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है, कि वो थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होके चलते हैं चीज़ों को और उसको प्रस्तुति करने में थोड़ा-सा हिचकिचाहट महसूस करते हैं। हर इंसान के अंदर नहीं ये चीज़ होती है, मगर जिनके अंदर है हमारी ज़िम्मेदारी है उसके अंदर से भी निकले। ठीक है? अगला पॉइंट बात करते हैं राजनीति के बारे में। देखिए अंग्रेज़ों ने कई भारतीय राज्यों पर कब्ज़ा कर लिया था और भारतीय शासकों को जो है नाम मात्र का शासक बना दिया था। जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किए गए एक व्यापक सिद्धांत के कारण जो है भारतीय शासकों में असंतोष उत्पन्न हुआ था। ये क्या था? राजनीतिक कारण थे, इस तरह के द्वारा किए गए जाते जो वहाँ पर शासक थे, वो उनके अंदर भी जो है असंतोष था, जनता के अंदर भी असंतोष था उनकी राजनीति के कारण को लेके। तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने कारण जाने, ऐसे ही उनकी क्या जानते हैं, उनकी प्रकृति जानते हैं। देखिए व्यापक भागीदारी थी। 1857 का विद्रोह जो है केवल सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, बल्कि क्या था, इसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग शामिल थे। सिपाही मात्र शुरुआती प्रेरक थे, यानी कि जहां से शुरुआत हुई वो सिपाही थे। मगर आप ये बोलेंगे कि वहीं तक की चीजें रही हैं, वो गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी थी। वो देखते हैं, उन्हीं चीजों को बात रखते हुए अपनी फिर को प्रमाण देंगे। जो कथन पूछा गया है कि वो केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, वो क्या था? एक स्वतंत्रता संग्राम था, उपनिवेशवाद के खिलाफ क्या था? एक विद्रोह था, ब्रिटिश के खिलाफ था, स्वतंत्रता के लिए था। उसके प्रमाण आप कैसे देंगे? उस कथन के बारे में आप कैसे लिखेंगे? या आप बोलेंगे कि वो केवल सिपाही तक चीजें सीमित नहीं थी, भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग उसमें शामिल थे। ठीक है, वो सिर्फ शुरुआती चीजें थी, लेकिन जल्द ही जो है यह विद्रोह समाज के अन्य हिस्सों में फैल गया था। इसमें जो है किसान भी थे, इसमें कारीगर भी थे, यहाँ तक कि कुछ शासक वर्ग भी इसमें शामिल थे। यह विद्रोह उत्तरी भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह बंगाल, बिहार, मद्रास सहित देश के अन्य हिस्सों में फैल गया था। अब व्यापक भागीदारी एक लेते हुए आपने अपना पॉइंट रखा कि जो चीजें थी इस तरीके से थी। यदि आप इसको बोलेंगे कि ये सिपाही तक जो है सीमित था, ऐसा नहीं था। इसके अंदर समाज के विभिन्न वर्ग भी शामिल थे। इसमें किसान भी थे, इसमें कारीगर भी थे और कुछ शासक वर्ग भी थे। यहाँ से अपनी पॉइंट रखते हुए आपने जो है कुछ क्षेत्रों का जिक्र किया, जैसे कि बंगाल, जैसे कि बिहार और मद्रास।
ठीक है, अन्य हिस्से में तो ये चीजें फैली हुई थी। तो यहाँ से क्या लग रहा है, ये विद्रोह जो है केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, सिपाहियों तक सीमित नहीं था। ठीक है, अपना एक पॉइंट दिया, अगला पॉइंट देते हैं, वो क्या है कि गठबंधन बल देने के लिए, क्योंकि विद्रोहियों को स्पष्ट उद्देश्य जो है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना था, एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना करना था। हमने सीधा ही बोल दिया। ठीक है, विद्रोह ने जो है कानपुर के नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई समेत विभिन्न भारतीय शासकों के साथ जो है गठबंधन किया था। किसने? विद्रोहियों ने। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, इस दौरान जो है विद्रोहियों को स्वतंत्र भारतीय राज्य के संदर्भ में जो है स्पष्ट दृष्टि थी। कुछ नेताओं ने जो है स्वतंत्रता के बाद समाज के पारंपरिक भारतीय मूल्यों की स्थापना का प्रस्ताव दिया था और अन्य आधुनिकीकरण व पश्चिमीकरण की वकालत की थी। तो आप इस बात से क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि उस दौरान जो चीजें चल रही थी उसमें कुछ नेता इस तरह के थे कि स्वतंत्रता के बाद किस तरह की चीजें रहेंगी और क्या हमें कर लेना चाहिए, उस पर जिक्र चल रहा था। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, यहाँ पर स्वतंत्रता की बात हो रही है और स्वतंत्रता के बाद क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए उसका हल्का हल्का जिक्र कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये चीज जो है दर्शाती है कि ये केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम था और हम जो है स्वतंत्रता चाहते थे उस टाइम पीरियड पे। तो इन बातों से आप अपने प्रमाण देते चल रहे हैं, आपने उसकी प्रकृति के बारे में जो है बताया, 2 पॉइंटों में हमने चीजों को जो है पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं प्रमाण, क्योंकि उसने जो चीज पूछी कि भाई ये कथन है, ये कारण, प्रकृति और क्या परिणाम के बारे में चीजों को बताते हुए चलिए, तो बताते हुए चल रहे हैं। अब बात करते हैं परिणाम की, तो उन्होंने कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई उसको हेडिंग टू हेडिंग बताएंगे। और ये चीज मैं हेडिंग टू हेडिंग क्यों बताता हूं, यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं ये चीजें क्यों रखता हूं। और यदि नहीं पता है, ठीक है, तो वीडियोस देखिए, लगातार देखेंगे तो चीजें यहाँ पर कुछ भी चीज ऐसी नहीं होती हैं जिनका कुछ कारण नहीं है। हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है, यहाँ भी है। ठीक है, बिना वजह के हेडिंग का यूज मैं नहीं कर रहा, आपको जरूरत नहीं है वहां पर यूज करने की, मगर मैं क्यों कर रहा हूं, यदि आपको ये जानना है तो हमारी वीडियोस देखिए, हमारी क्लासेस देखिए, वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर हो रहे हैं, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपके लिए जो राह है कितनी आसान हो जाएगी। यदि आपको अपनी राह आसान बनानी है, आंसर राइटिंग पे पकड़ बनानी है, चीजों को आसान कर देना है, ठीक है, मेंस क्रैक करना है, तो जुड़ जाइए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट क्लियर होंगे, पूरा मेंस तैयार हो जाएगा। वो चाहे प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ाना हो वो भी होगा, क्वेश्चन आंसर के हिसाब से है वो चल रहा है। रही बात मेंस पीवाईक्यू की, आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मेंस पीवाईक्यू भी चलेंगे, तो वो भी चीज कवर हो जाएगी। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सब चीज यहाँ पर पूरा कवर होगा। ठीक है, पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज लेते हैं। पाटव और राजगुरु की नीति अपनाई, इस चीज के बाद जो परिणाम हुए, जो चीज घटनाएं होगी उसके बाद परिणाम आते हैं। तो परिणाम क्या क्या हुए, देखिए, तत्काल प्रभाव के रूप में जो है अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को क्रूरता का दमन करते गया, क्रूरता से उस चीज का दमन किया गया, बहुत ही गंदे लोग थे। इसके परिणाम स्वरूप जो है हजारों भारतीयों की मौत हुई। ये दिल दुखाती है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें दिल नहीं दुखाती है, ये चीजें ठेस देती है। जब आप कृषि आंदोलन पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि चीजें सीधा हर्ट पे जाती हैं, कि एक माँ अपने बेटे को या एक बेटा अपनी माँ को कैसे भूख से तड़पता हुआ देखता है और उसकी कैसे मृत्यु हो जाती है, उसके सामने वो कुछ नहीं कर पाता है। इससे भयावह चीज क्या हो सकती है किसी के लिए? उसका लड़के का बाप या लड़की का बाप या फिर एक बाप की लड़की या लड़का जो है उसके सामने भूख से तड़प गया है और उसकी मृत्यु हो जा रही है खाने की वजह से। इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट की गई, तो इससे भयावह दृश्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो दृश्य भी था उस टाइम पीरियड पे, और वो चीजें वाकई इंसान को स्टेबल कर देती है, हर्टफुल है, इंसान का दिल दुखाती है। ठीक है, और वो चीजें वाकई परेशान करने वाली होती है, मगर हम क्या कर सकते हैं, वो क्या करें कि भाई हमने अपने एग्जाम के रूप में उस चीज को पढ़ना होता है, हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना है उस बारे में, तो वो सब चीजें यूज करना आवश्यक है, वाकई दुख देती है। आगे देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए परेशान नहीं होना है, उसको बस एग्जाम की तरह यूज करना है, क्योंकि आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ना कोई और चेंज कर सकता है। ठीक है, हाँ दुख होता है, मगर क्या कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिरोध को कमजोर करने और भविष्य में विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया,
पाटो और राजकरों की नीतियों भी लागू कर दी थी उस टाइम पीरियड में। हाँ, अब हम ये कार्य करेंगे, क्योंकि हमने इनके संगठन की शक्ति को देखा है, जो भी हमें पूर्ण रूप से नहीं भी दिखाई दी, कुछ कारण नहीं है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे विद्रोह हुए, बहुत सारे कारण है इसके असफल होने के, ठीक है। मगर वो एक शक्ति दिखी थी उनको, जिसमें उन्होंने इस नीति को अपनाया, पाटो और राजगुरु की नीति को, ठीक है। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बताते चलेंगे। इन हेडिंगों का यूज क्यों करते हैं, यदि आप वीडियो देखेंगे लगातार हमारी, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कुछ जरूरी नहीं होती है इन चीजों का यूज करना। ब्रिटेन को सत्ता का हस्तांतरण होना, देखिए इसके पश्चात क्या है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। ब्रिटिश सरकार ने जो है कुछ शिकायतों को दूर करने के लिए विभिन्न सुधारों की शुरुआत की थी। प्रमुख सुधार करना है जैसे कि भारतीय उद्योगों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक नीति को जो है संशोधित किया गया, और भारतीय किसानों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भू राजस्व नीति में सुधार किया गया। ये क्या है, ये हल्का सा लेप लगाने, जो जख्म आप लोगों ने हमें दिए हैं, जो अंग्रेजों ने हमें दिए हैं, उस पे हल्का सा लेप, ताकि उनको लगे, दीजिए आपस जो है ऊपर से ढक दीजिए, हल्का हल्का सा लेप लगा दीजिए, जिससे उनको ऐसा ना लगे कि इन्होंने हमें दिए हैं। थोड़ा सा चीजें संतोष की भावना पैदा हो जाए, विद्रोह जो है फिर कभी उखड़े ना, और उसमें इतना बड़ा चीजें ना क्रिएट हो में, ठीक है। तो वो चीज इसलिए की गई। भारतीय राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान होना, देखिए इस विद्रोह को जो है भारतीय राष्ट्रवाद पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। कई इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम मानते हैं इस चीज को। और बहादुर शाह जफर सहित विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है भारतीय प्रतिरोध के प्रतीक बन गए, और उनकी विरासत ने जो है महात्मा गांधी सहित बाद के भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया था, ठीक है। ये क्या थे, ये परिणाम हमने देख लिए, पॉइंट टू पॉइंट देखा। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। इस विद्रोह को जो है ब्रिटिश जनता और सरकार पर भी काफी प्रभाव पड़ा था, जिससे जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के जो है पुनर्मूल्यांकन किया गया था, और भारतीय मांगों के जो है प्रति अधिक समझौतावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया था। इसलिए इसे जो है स्वतंत्रता के लिए होने वाला प्रथम संग्राम कहा जाता है, क्योंकि यह पहली बार था कि जब विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, सामाजिक समूह से संबंधित जो लोग हैं, वो भारतीय ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आए थे। ये सभी जो है औपनिवेशिक पीड़न से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, और अपने को जो है पुनर्स्थापित करना चाहते थे। तो इस तरह से अपनी जो है वो निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। शुरुआत हो गई, वो मुख्य भाग हुआ। देखिए क्वेश्चंस को हम 3 भागों में ही डिवाइड करके चलते हैं, ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन जो है इसी परिप्रेक्ष्य में चलते हैं। किस परिप्रेक्ष्य में, 3 चीजों पर। फर्स्ट ये चीज, 3 चीजें हो गई। शुरुआत में आप परिचय देंगे, ठीक है। उसका मुख्य भाग हो गया, जहां पर कुछ भी चीजें पूछी गई हैं वो हम बताएंगे। मान लीजिए कथन पूछा गया था, उसके ऊपर 3 चीजों के बारे में पूछा गया था। पहला पूछी गई कि कारण बता दीजिए, ठीक है, उसकी प्रकृति बता दीजिए, क्या उसका परिणाम बता दीजिए। तो उस चीज के परिप्रेक्ष्य में हमें कथन की पुष्टि करनी थी, उसको स्पष्ट करना था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है निष्कर्ष होता है, ठीक है। उसका परिचय, इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में मैं चीजें मैं समझा रहा हूं कि भाई 3 चीज होती हैं, परिचय देना होता है, मुख्य भाग देना होता है, निष्कर्ष देना होता है। क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं, मगर मोस्टली क्वेश्चन के अंदर यही पैटर्न जो है वो अपनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औपनिवेशिक काल के दौरान जो है भारतीय कृषि पर ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव की हमें चर्चा करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कृषि पर जो है ब्रिटिश नीति के प्रभाव पर हमें चर्चा करनी है। तो वो प्रभाव 2 ही हो सकते हैं, ये तो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में चीजें देखेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का जो है देश के कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है लागू की गई जो नीतियां थी, वो कृषि उत्पादन, व्यापार और वितरण पर जो है अस्थायी प्रभाव पड़ा था। और वो 2 प्रकार के थे, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। और दोनों ही चीजों को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या होगी भाई, इफेक्ट पड़े तो सकारात्मक भी पड़े होंगे, नकारात्मक भी पड़े होंगे। पहले सकारात्मक चीजों को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं, चीजों को देख लेते हैं, फिर नकारात्मक तो देख लेंगे, और फिर निष्कर्ष। वही चीजें हैं, वही सेम चीजें हैं, ठीक है। कि भाई 3 चीजों में हमने चीजों को डिवाइड कर लिया है, उस चीज के बारे में बताया, परिचय बताया, मुख्य भाग पर हम जो क्या चीजें सकारात्मक और नकारात्मक चीजें देखेंगे, फिर निष्कर्ष की ओर चलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सकारात्मक प्रभाव को पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। कृषि का जो है व्यावसायीकरण करना, ये क्या है, सकारात्मक प्रभाव है। ब्रिटिश नीतियों ने जो है नकदी फसलों को बढ़ावा देकर उनकी बिक्री के लिए जो है बाजार उपलब्ध कराकर भारत में कृषि के व्यवसायीकरण को प्रेरित किया था। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की आय में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए ब्रिटिश द्वारा जो है बंगाल में नील की खेती की शुरुआत की गई, जो एक प्रमुख नकदी फसल बन गई।
अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब चीजें तो ये तो हमारे ऊपर थोपी गई थी, नील की खेती, इस तरह की चीजें हम तो करना ही नहीं चाहते थे, ये चीजें ये तो हमारे विपरीत थी और आप इस चीज को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हो। देखिए यही तो गेम होता है मीम्स का। जो चीज आपको लिखनी है, जो चीज इधर और इधर सकारात्मक और नकारात्मक, आप देखेंगे कि इसी व्यावसायिकरण को जो है नकारात्मक चीज में कैसे प्रस्तुत किया जाता है और सकारात्मक चीजों में कैसे प्रस्तुत किया जाता है। बस ऐसे ही आपको अपना गेम खेलना है, ठीक है। चीजों को प्रस्तुत करना सीखिए। मैं इसलिए तो बार बार आपको बोलता हूं कि यहाँ पर जो हर्ट होता है ना, जो आपके इमोशंस हैं, उसको हावी मत हो देनी चाहिए। यहाँ पर चीजें यहाँ से खेलिए दिमाग से कि ये चीजें हैं, ऐसे प्रस्तुत कर दूंगा, ये 3-4 पॉइंट लिखूंगा, अपने सकारात्मक प्रभाव को जो है ऐसे प्रस्तुत कर दूंगा, नकारात्मक इस तरह चीजों को प्रस्तुत कर दूंगा। बस गेम खेलते चलना है, अपनी चीजों को वो कीजिए कि भाई मुझसे ये पूछा गया है, मैंने बता दिया, बात खत्म, ठीक है। ज्यादा इमोशन नहीं होना है चीजों के अंदर। भाई कृषि का व्यवसायीकरण हुआ था, एक पॉइंट में अपना एक पॉइंट रख लिया, आगे बात करेंगे कि भाई आधुनिक उपकरणों और तकनीक का उपयोग किया गया था, ये एक पॉइंट हो गया। सकारात्मक प्रभाव की बात कर रहे हैं तो वो बताएंगे, ठीक है। ब्रिटिश नीतियों से जो है कृषि में आधुनिक उपकरणों तकनीकी के उपयोग को प्रोत्साहन मिला था। इससे कृषि जो है दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई। उदाहरण की बात करें तो ब्रिटिश ने जो है ड्रिलिंग कुओं और नहर जो है सिंचाई जैसी जो है सिंचाई तकनीकों की शुरुआत की। इससे कृषि उत्पादन में सुधार हुआ था। अपना एक पॉइंट दे दिया। दूसरा क्या है कि शोषणकारी जमींदारों से मुक्ति दी गई। कई मामलों में जो है ब्रिटिश नीतियों ने गरीब किसानों को शोषणकारी जिम्मेदारियों से मुक्त कराया। ब्रिटिश द्वारा जो है शुरू की गई राजस्व नीति से जमींदारों की शक्ति में कमी आई और किसानों को जो है अधिक सुरक्षा मिली। अब क्या हुआ था ये तो आप भी जानते हैं व्यवहारिक रूप से क्या है, मगर पॉइंट क्या है, यही तो चीजें हैं कि आपको कैसे प्रस्तुत करनी है अपनी चीजें। जब हमने बात की सकारात्मक प्रभाव की तो हमने उन पॉइंटों के चीजों के में लिखा कि फर्स्ट पॉइंट व्यावसायीकरण है, आधुनिक उपकरण व तकनीक का उपयोग किया गया, शोषणकारी जो जमींदार थे हमारे उसके ऊपर जो हमारे लिए बोझ बने हुए थे उसमें हल्की सी मुक्ति मिली। क्या है ये, सकारात्मक प्रभाव के बारे में जिक्र कर रहे हैं। व्यवहारिकता क्या है आप भी जानते हैं, मगर ऐसे ही चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। चीजों को समझिए। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव की। वही मुख्य भाग चल रहा है, भाई परिचय दे दिया, अब मुख्य भाग चल रहा है सकारात्मक प्रभाव। चीजों को प्रभाव को जो है 2 भागों में डिवाइड करके हमने लिख दिया। सकारात्मक पूरे हो गए हैं, हम नकारात्मक देखते हैं, वो भी पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। देखिए भूमि पर बढ़ता दबाव। ब्रिटिश नीति के कारण जो है भूमि पर दबाव बढ़ा। क्यों? क्योंकि कई कारीगरों ने जो है, जो कारीगर थे उस टाइम पीरियड पे, उन्हें कम लाभ और दमनकारी नीतियों के कारण जो है अपने व्यवसाय को छोड़ दिया। कृषि में लग गई। मान लीजिए 5 भाई थे, 2 कारीगर थे, 3 जो है खेती करते थे। अब क्या हुआ, वो जो कारीगर 2 बंदे थे जो काम कर रहे थे अन्य जगह पर, अन्य जगह से पैसा कमा रहे थे, उनके साथ क्या हुआ, उनको कम प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। उनकी जो है चीजें जो है दमन किया जा रहा था, उनके खिलाफ इस तरह की नीति अपनाई जा रही थी जो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। वो अपना काम गुम छोड़ के जो है कहाँ पर आ गए कि भाई खेती तो हमारी भी है, ठीक है, जो आप कर रहे हैं 3 लोग, खेती है हमारी भी है। वो 5 जो है इसी अंदर में आ गए। अब मान लीजिए 5 बीघा थी, अब 3 बंदे जो है उस चीज से और 2 बंदे बाहर से भी पैसा कमा रहे थे। अब 5 बंदे इसी जो है इसी क्षेत्र पर जो है डिपेंड हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ क्षेत्र में जो है गिरावट आई, कृषि पर दबाव बढ़ा, उत्पादकता और लाभप्रदता में कमी आई कि 5 लोग उस चीज पर डिपेंड हो गए हैं जिसपे 3 डिपेंड थे। समझ रहे हो, ये चीजें हो रही। कृषि क्षेत्र पर जो है अत्यधिक बोझ बढ़ा। देखिए कृषि क्षेत्र पर है अत्यधिक बोझ बढ़ने से ब्रिटिश शासन के दौरान जो है गरीबी में वृद्धि हुई थी। ब्रिटिश ने जो है ऐसी नीतियां लागू की थी जिससे किसानों पर राजस्व दर को बढ़ावा दिया गया था। इससे बीज उर्वरक जैसे इनपुट खर्च कम किए गए, जाने के कारण जो है पैदावार और किसानों की आय में कमी आई थी। वहां पर हमने क्या बताया था कि पैदावार वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर चीजें कमी हो रही हैं। चीजों को थोड़ा सा घुमाना सीखिए। चीजों को हम बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट चीजें कैसे क्रिएट की जाती हैं, कैसे लिखा जाता है कि भाई ये भी चीजें हैं, ये भी हैं, ये नकारात्मक चीजें हैं, ये सकारात्मक चीजें हैं, दोनों देखिए, क्योंकि आपको दोनों लिखने हैं। अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, फालतू कुछ मत सोचिए, इधर उधर की चीजें बहुत सारी चलती हैं। प्लीज मैम से आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपने एग्जाम पे फोकस रखिए। वो आपको कुछ देंगे, वो क्या देगा, तो चारों ओर की पीड़ाएं हैं आपके लिए। तो चारों ओर की जो पीड़ाएं हैं, जो ताने हैं, जो फैमिली या फिर कुछ अन्य लोग जो हैं आप लोग कुछ बोलते हैं, आपके रिश्तेदार आपको कुछ बोलते हैं, आपके कुछ अन्य जो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या फिर जीएफ बीएफ है, वो आपको ताने देते हैं या फिर एक घृणा की भाव से देखते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैं ऐसा क्या करूं, कब मेरा सिलेक्शन होगा।
तो आपको उसकी ओर चलना पड़ेगा। वो एम मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर आपको चलना तो पड़ेगा ना उधर। आपकी राह पर कैसे जा रहे हैं सांप की तरह से घूम घूम के, तो बहुत टाइम हो जाएगा। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए है क्योंकि काफी एजुकेशन चैनल भी इस तरह के काम करते हैं। काफी बार आप न्यूज के अंदर उस तरह की चीजों के अंदर घूमते रहते हैं और वहां पर आप ऐसे उलझन के अंदर पड़ जाते हैं कि जो रास्ता 6 मंथ या फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का था, वहां पर आपने 5-6 साल लगा दिए, क्योंकि आप इस तरह की चीजों के अंदर उलझे हुए थे जिनकी जरूरत ही नहीं थी। आप पूरा दिन इस तरह की न्यूज एजुकेशन चैनल पे तो आ रही है, शायद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो उन चीजों के अंदर आप घुसे रहते हैं। जो चीज जरूरी है वहां पर आती नहीं है, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझते नहीं है। अब वो नहीं करेंगे तो उलझे रहिए, फिर साल 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, 6 लगे। ठीक है, पंचवर्षीय योजना करनी है, जिनको नहीं करनी है वो डायरेक्ट जाइए। ठीक है, एग्जाम को समझिए, एग्जाम पैटर्न को समझिए और उस चीज पे काम कीजिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम को निकालना कला अलग है, मूलनीस गेन करना अलग है। आपको क्या पीएचडी करनी है किसी भी चीज के ऊपर, हर चीज को देखते हो? एग्जाम को देखिए ना दिमाग में कि भाई एग्जाम ये है, मुझसे ये डिमांड कर रहा है, मेरे को इतने नंबर चाहिए, मैं ऐसे लेके आऊंगा, बात खत्म हुई। 2-3 साल में एग्जाम को निकाल के जो है 2 साल में एक तरफ कीजिए और अपने देश की सेवा कीजिए, देश को सेवा दीजिए अपनी, और अपनी फैमिली को भी जो है एक गर्व की भावना दीजिए कि हाँ हमारा बच्चा यहाँ पर है। और अपने आप को देखिए, जो तानों से बचना है ना, उस काम पे काम कीजिए ना यार, कहाँ पर उलझे हुए हो आप लोग। आइए बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव की। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था, अगला पॉइंट क्या है कि किसानों की स्थिति में गिरावट का आना है। देखिए, ब्रिटिश नीति के कारण जो है किसानों की स्थिति में गिरावट आई थी। इन नीतियों के द्वारा जो है खाद्य फसलों को तुलना में नकदी फसलों का समर्थन किया गया, जिससे खाद्यान्न की कमी पैदा हुई और खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई। अब समझ रहे हैं ना कि कैसे चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। एक और हम नकदी फसलों के बारे में व्यावसायीकरण को बढ़ने का एक सकारात्मक प्रभाव दर्शाया, दूसरी ओर उसी नकदी चीजों को बढ़ने की वजह से खाद्य फसलों की तुलना में कमी हो गई, उस चीज को यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में इनपुट किया। तो कैसे चीजों को चलना है, बस आप यहाँ पर सब कुछ सीख जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है रैयत वार्डी जैसी जो राजस्व प्रणाली द्वारा भूमि के स्वामित्व का अधिकार जो है किसानों को सौंप दिया गया था। राजस्व द्वारा सीधे किसानों से राजस्व एकत्रित किया गया। इस प्रणाली में जो है राजस्व की दर गैर सिंचित भूमि के लिए जो है 50% और सिंचित भूमि के लिए जो है क्या कितना 60%। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक करों के कारण जो है किसान गरीब हो गए। कीजिए, ये क्या है, नकारात्मक इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं। ठीक है, जिनको आप देख रहे हैं, आत्मनिर्भर ग्रामीण क्षेत्र का पतन होना, ये बहुत बेहतरीन चीज थी जिसका पतन हो गया, जिसको हम आज भी देखते हैं। कहां पर हम कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वर्तमान स्थिति, आइए देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश नीतियों के कारण जो है आत्मनिर्भर ग्रामीण क्षेत्र का पतन हुआ। ब्रिटिश नीति का जो उद्देश्य था वो भारतीय कृषि को विश्व बाजार में एकीकृत करना तथा इसके उत्पादन के तरीकों के बदलाव के साथ जो है पारंपरिक प्रणालियों का पतन हुआ। इससे क्या हुआ, इसके पारंपरिक आत्मनिर्भर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी थी उसमें गिरावट आई, मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, और जिसका इफेक्ट हम आज भी देखते हैं, चीजों को आज भी देखते हैं। कृषि जो किसान है वो चीजों को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, अपने अर्थों को संभाल सकते हैं, मगर चीजें ऐसे उलझ गए हैं इन चीजों के अंदर कि आज भी वो प्रॉब्लम्स के अंदर है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर वो लोग हैं। बात करते हैं निष्कर्ष की। देखिए, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति को सकारात्मक व नकारात्मक प्रकृति के साथ देश के कृषि क्षेत्र पर जो है अस्थायी प्रभाव पड़ा था। ये निष्कर्ष हम दे रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश नीतियों से जो है कृषि व्यावसायीकरण में इनमें अधिक आधुनिक जो है आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों को शोषक जमींदारों से कुछ राहत मिली। एक और ये पक्ष है। दूसरा क्या है कि दूसरी ओर इन्हीं नीतियों से जो है भूमि और कृषि पर बोझ पड़ने के साथ जो है किसानों की स्थिति दयनीय हुई। आत्मनिर्भर जो ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था थी उसका पतन हो गया, और ये प्रभाव आज भी भारत के कृषि क्षेत्र पर आकार देने के रूप में परिलक्षित होते हैं। ठीक है, अपनी निष्कर्ष, अपने पॉइंट। ठीक है, और यदि आपको टाइम की सिस्टम दिमाग में आता है कि भाई यदि आप हमारे सामने ये 100, 120, 150 के अंदर चीजें आती हैं तो हम क्या करें, आपने तो बहुत सारे पॉइंट बता दिए हमें। देखिए, चीजें स्पष्ट होती हैं। आप किसी सेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर ये क्वेश्चन आता है और कम वर्ड के अंदर पूछा जाता है, तो आप उतने ही कम पॉइंटों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, या फिर मैं किसी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए 3 चीजों को लिख के बताता हूं कि हाँ ये पॉइंट इस तरह से क्लियर है, तो आप उसमें 2 का इस्तेमाल कर लीजिए। और करना कैसे है कि अपने जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस परिप्रेक्ष्य में जो पॉइंट है उनको लिखना। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ये चीजें का मेथड आप यूज कर सकते हैं।
तो हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्लीज कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। मैं बार बार आपको बोलता हूं, पता नहीं आप क्यों ऐसा नहीं करते हैं। मेंस लिखते हुए जो भी आपको चीजें दिमाग में आती हैं कि ये मेरे सामने हो रहा है और ये चीज मेरे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको शेयर कीजिए। अगली कुछ वीडियो में उनका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। क्यों चीज हिचकिचाते हैं आप इस चीज के लिए? क्यों आपके दिमाग में ये चीज आती है कि करूं या ना करूं? ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, सोल्यूशन बताएंगे उसके लिए, भाई ये चीज का प्रॉब्लम सोल्यूशन ये हो सकता है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, कमेंट करने हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य बंदों तक चीजें पहुंच सके, उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।